हम्म। तो ये सारे हमारे बेसिक स्टफ्स थे, ठीक है, कि जावा एक फीचर जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये सब चीजें और एप्लीकेशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं जिसको बोलते हैं जावा का कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट जनरली आप लोग एग्जाम में याद रखेंगे लिखते टाइम, ठीक है। सबसे पहले जेडीके। जेडीके को क्या बोलते हैं? अच्छा, अरे वो सब बात डिस्कशन बंद कीजिए। जेडीके को बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। इसका काम क्या होता है? दो काम। जावा प्रोग्राम को डेवलप करना, जावा प्रोग्राम को डेवलप करना, और दूसरा काम क्या है? जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। डेवलप करना मतलब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाना, एग्जीक्यूट करना मतलब सॉफ्टवेयर को रन करवाना। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका काम क्या है? जनरली जावा प्रोग्राम को रन करना या फिर एग्जीक्यूट करना कह सकते हैं। जेवीएम, सॉरी, मतलब देखिए जेआरई क्या है ना, जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें कि जेवीएम जिसके अंदर आता है, और भी जेवीएम के अलावा बहुत सारी चीजें आती है। नेक्स्ट है आपका जेवीएम। जेवीएम का स्पेसिफिकली काम ही यही होता है कि जेवीएम का स्पेसिफिकली काम यही होता है कि वो जावा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करे। तो इसको जेवीएम को एज ए इंटरप्रेटर हम लोग बोलते हैं। बाकी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। कंपोनेंट्स में तीन चीज, जेडीके, जेआरई, जेवीएम लिखना है, ठीक है। तो जावा, व्हाट इज जावा के साथ या तो पूछ ले फीचर्स ऑफ जावा, या फिर पूछ ले डिफाइन, एक्सप्लेन इट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ जावा, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जावा। व्हाट इज जावा अगर पूछा जाएगा तो इसके साथ इस सब में से कोई भी एक क्वेश्चन कनेक्टेड रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जैसे कि लूप्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा? तो चार टाइप के लूप होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। फॉर व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ईच लूप। सबसे पहले हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप में क्या होता है? तीन सेक्शन होता है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइट्रेशन। अच्छा, आइट्रेशन को ना कभी कभी हम लोग अपडेट भी बुलाते हैं, ठीक है, अपडेट भी बुलाते हैं। अपडेट इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि आपको ये याद रहे, बहुत लोग भूल जाते हैं। इसको इस तरह से याद रखिए, आई सी यू। फॉर लूप में काम कैसे होता है? आई सी यू, आई सी यू सभी को याद रहेगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट। अब इस तरह से आप एक इसका एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक वगैरह करते हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, ये हो गया आईसीयू। इस तरह से हमारा ये फॉर लूप हो गया। इसका एक नीचे एग्जाम्पल भी है, और एक एरे का एलिमेंट को भी प्रिंट करके बताया गया है फॉर लूप का यूज करके। एक एरे बना हुआ है, इसके ए नाम का एक वेरिएबल जो कि 0 से लेके एरे के लेंथ तक चलाया गया है, और हर बार ARR ए को प्रिंट किया गया है, ठीक है। जनरली आई भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं तो बोथ आर ओके। नेक्स्ट चीज हमारा देखते हैं क्या है? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप क्या होता है? सबसे सिंपल एक व्हाइल एक कीवर्ड होता है जो जावा में होता है। व्हाइल मतलब कि जब तक ये जो भी कंडीशन आप इसके अंदर लिखेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आप इस लूप के अंदर, मतलब इसके अंदर कहीं पे एक ऐसा कोड लिखे हो जिससे कि ये कंडीशन कभी बीच में फुल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस टाइम ये लूप रुक जाएगा, और कोड जो है वो फिर इसके नीचे का जो भी कोड होगा ये सब चलना शुरू हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जब भी पूछा क्लियर है तो क्लियर हो तो हैंड रेज कर दिया कीजिएगा। आईसीयू का फुल फॉर्म था इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट, इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट, ठीक है। नेक्स्ट, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल लूप मतलब ना, देखिए ये जो वाइल था, पहले वाइल था फिर कंडीशन था, पहले वाइल फिर कंडीशन। यहाँ पे क्या है? पहले डू आ रहा है, मतलब ये जो आप एक तरह से आप देखें ना, तो ये आपका वाइल कंडीशन पहले था, फिर क्या था? कोडिंग, मतलब कोड था कि लूप क्या करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लूप पहले ही जो करना है कर दे रहा है, और बाद में चेक कर रहा है कि कंडीशन है कि कंडीशन सही है कि नहीं है, ठीक है। इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, वाइल कंडीशन ऐसा है, मान लीजिए आप पहले किसी से पूछेंगे कि भाई तुम कुछ गलती किया है, अगर वो गलती किया रहेगा तो मारेंगे, फिर पूछेंगे तुम गलती किए हो तो फिर मार सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पहले एक थप्पड़ बिना सोचे समझे मार देता है, बाद में पूछा अच्छा तुम गलती भी किया था, अगर वो बोल दिया हाँ तो फिर मारेगा, और अगर नहीं बोला तो फिर छोड़ के आगे चला जाएगा। समझ में आया? ये वाला आप बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक करता है, पहली बार पूछेगा कि भाई तुम्हारा कोई गलती है, अगर है तब पीटने वाली बात आएगी, मतलब ये बॉडी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मतलब एक भी बार, पहली बार में बंदा बोल दिया गलत नहीं है। इधर क्या है? पहले बार एक थप्पड़ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए बाद में पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई गलती है, अगर बोलता है नहीं तो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वाइल और डू वाइल में कॉन्सेप्ट क्लियर है? वाइल में क्या होता है? पहले कंडीशन चेक, बाद में एग्जीक्यूशन बॉडी का, ठीक है।
डू वाइल लूप में क्या है, पहले एग्जीक्यूशन बॉडी का, बाद में कंडीशन चेक। तो इसमें क्या होता है, एक बार आपका लूप चलेगा ही चलेगा, चाहे आपका कंडीशन फॉल्स रहे और फॉल्स रहे ट्रू रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपका बात करते हैं इनहेंस्ड फॉर लूप, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फॉर ईच लूप। ये सबसे इंटरेस्टिंग लूप है जो पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं था। मान लेते हैं हमारा एक एरे है, ठीक है, हमारा एक एरे है जिसको कि हम क्या चाहते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को 1 को 2 को 3 को 4 को, जो भी एलिमेंट है, जैसे 3 यानी 1 2 4 5 6 9, ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम चाहते हैं एक एक करके प्रिंट करना, तो हम क्या करेंगे, एक इंट ए इन ARR बनाएंगे। इंट ए इन ARR मतलब हर वो इंटीजर जो इस एरे में है, यानी ARR में है। ARR में आप क्या देख रहे हैं, टोटल 6 इंटीजर है, यानी 6 इंटीजर है ना, ये पहला इंटीजर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 6 इंटीजर्स आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पहले ए में क्या आएगा, ये 1 आएगा, फिर ए में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर ए में आपका 4 आएगा, ए में आपका 5 आएगा, ऐसे ए में हर बार वैल्यू आते जाएगा, और ए को हम हर बार प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो हर बार ये कोड चलेगा, तो ए का वैल्यू बदलते रहेगा, पहली बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके सारे एरे के एलिमेंट्स इसमें आएंगे। क्लियर है क्या ये बात? फॉर ईच लूप सभी को क्लियर है? ये चारों टाइप के लूप्स पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग रट रपट के रेडी रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए, इस क्लास का टाइटल है बेस्ट ऑफ लक क्लास, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ के यहाँ होंगे। टाइप कास्टिंग की बात करते हैं। टाइप कास्टिंग ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। और टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग शायद से हमको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप कास्टिंग जनरली क्या होता है ना, देखिए हम आपको न्यू पेज में ऐड करके बता देते हैं। टाइप कास्टिंग कितने लोगों को पता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डेटा था, बाइट बी इक्वल टू 90, बाइट बी इक्वल टू 90 था। अब इसको अगर हम एक इंट ए इक्वल टू में रखना चाहते हैं बी को, तो डायरेक्टली रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंटीजर का साइज जो है ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो एक छोटे से, ऐसा समझिए बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसमें एक छोटा सा वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन, हाँ, वन डेटा टाइप। अब यहाँ पे ना टाइप कास्टिंग का नीड कहाँ पे करता है, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। मान लीजिए जैसे ये आपका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ना एक इंट ए इक्वल टू 15 रखे हुए हैं, तो आपको पता है ए इक्वल टू 15 एक बाइट वेरिएबल में भी रखा जा सकता है। तो आप ऐसे ही ना बाइट बी, या फिर यहाँ पे ना नाम ऊपर से बदल देते हैं, कुछ लोग जो कंफ्यूज हो, यहाँ पे सी कर देते हैं और डी, बाइट डी इक्वल टू, डायरेक्ट सी आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? एक छोटा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। कोई बता सकता है क्या यहाँ पे लिखेंगे जो सही हो जाए? सी जो कि इंटीजर टाइप का है, सी का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, तो आप उसको डायरेक्टली एक बाइट वेरिएबल में नहीं रख सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये तुम जो भाई सी हो ना, जो तुम सी भाई साहब हो, वो पहले तो इंटीजर बनो, फिर उसके बाद इसको आपको डी में स्टोर करवाया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, यही टाइप कास्टिंग है। इसमें जो आपका टाइप कास्टिंग में लिखने की बात रही, तो दो चीजें हम लोग लिख सकते हैं। पहला क्या लिखेंगे, नैरोइंग और वाइडनिंग। नैरोइंग और वाइडनिंग क्या होता है ना, 1 मिनट, काम का नहीं कर रहा, 1 मिनट, हम आपको ना दोनों जो ऑल डेटा टाइप्स हैं उसके बेसिस पे आपको बता देते हैं ये नैरोइंग और वाइडनिंग होता है क्या। देखिए जो डायग्राम है आप लोग जरूर बनाइएगा। अच्छा ये एक सेकंड दिख नहीं रहा सही। कोई इमेज सही टाइम पे, हाँ मिल गया, ठीक है। देखिए
ये ना हम बता रहे हैं जैसे कि सबसे बड़ा डेटा टाइप आपका डबल होता है, फिर फ्लोट, फिर लॉन्ग, फिर इंट और फिर शॉर्ट, फिर बाइट। तो अगर आपको बाइट से, देखिए आप नीचे वाला जो चीज है ना, नीचे वाला जो कन्वर्जन है, ध्यान से मेरी बात देखेंगे, अगर जो नीचे वाला कन्वर्जन है यानी बाइट से आपको शॉर्ट में ले जाना है, शॉर्ट से इंट में, इंट से लॉन्ग में, फ्लोट से डबल में, तो ये वाइडनिंग कहलाता है, मतलब टाइप को बड़ा कर देना, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें कुछ करने का जरूरत होता नहीं है। देखिए जैसे कि ये जो एग्जांपल था ना, बाइट डेटा टाइप था, उसको इंट में ले जा रहे थे, मतलब इधर बाइट में यहाँ पे था, इसको इधर टाइप में ले जा रहे थे, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आता है, ये वाले में, एक इंटीजर जो टाइप यहाँ का है, ठीक है, आप उसको छोटा करके बाइट में ले जाना चाहते हैं, तो ये आपका वाइडनिंग का, सॉरी नैरोइंग का एग्जाम्पल हो गया, वाइडनिंग का एग्जाम्पल ऊपर वाला हो गया। क्या ये क्लियर है सभी को? ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, टाइप कास्टिंग पूछता है तो डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट, आप नैरोइंग और वाइडनिंग गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ऐसा एक डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर आप टाइप कास्टिंग रेडी करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अब हमको लगता है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ गए हैं, ठीक है। इतना ही था इधर स्टार्टिंग सेक्शन में, डेटा टाइप वगैरह और कुछ कुछ चीजें आपको मन होगा तो पढ़िएगा, बट नहीं, इतना काफी है, ठीक है। अब आते हैं क्लास ऑब्जेक्ट पे। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास। क्लास क्या है? इट इनकैप्सुलेट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एन एंटिटी। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए एक नक्शा होता है, मतलब आप अपने प्रोग्राम में, जावा कहा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मैनुअली बनाना बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसके लिए हम लोग एक मैप बना लेते हैं, नक्शा, ताकि उसी नक्शे के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकें। तो क्लास और ऑब्जेक्ट एक ही चीज होते हैं, क्लास बस उसका नक्शा होता है और ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बना हुआ घर होता है। क्लास को जनरली एक और चीज हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स का कॉम्बिनेशन। इसको एक और चीज बोलते हैं डेटा मेंबर्स और मेथड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये क्या है? इंस्टेंस ऑफ क्लास है, मतलब जैसे ना क्लास एक नक्शा था, उस नक्शे से बना हुआ कोई कोई रियल वर्ल्ड का चीज है, मतलब एक कोई रियलिटी का एग्जिस्टेंस वाला चीज है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मेथड क्या होता है? मेथड क्या है? जस्ट एक बिहेवियर ऑफ एंटिटी है, मतलब किसी भी मेथड का, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं। क्लास का सिंटेक्स कैसे लिखना है? क्लास कीवर्ड, उसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी क्लास नेम चूज कर सकते हैं, जिस भी नाम का आप क्लास बनाना चाहते हैं, फिर आप अपना डेटा मेंबर्स डिफाइन कीजिए, मेंबर मेथड्स डिफाइन कीजिए, दैट्स इट, बन गया आपका क्लास। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाया गया, ठीक है, पहले सबसे पहले क्या लिखे हैं? क्लास कीवर्ड। फिर क्लास कीवर्ड के बाद हम लोग क्या लिखे हैं? स्टूडेंट। क्लास का नाम, कि हमारे क्लास का नाम स्टूडेंट होगा। तीन डेटा मेंबर बनाए कि स्टूडेंट का रोल, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का मार्क्स। टाइप आप देखेंगे तो रोल का टाइप इंटीजर रखे हैं, नेम का टाइप स्ट्रिंग रखे हैं, मार्क्स का टाइप भी इंटीजर ही रखे हैं। प्रिंट वॉइड, प्रिंट में क्या किया? सबके डिटेल्स प्रिंट कर रहा है, तो ये बेसिक मतलब एक मेथड है, तीन डेटा मेंबर है, जनरली हर क्लास में ही होता है, कुछ डेटा मेंबर कुछ मेथड्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज। अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? जैसे आपको जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप पहले वो क्लास हेलो, हेलो नाम लिखेंगे, मतलब क्लास का नाम, ठीक है। फिर आप अपने वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहते हैं, मतलब जिससे आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट पहचाना जाए जिस नाम से, वो वेर नेम लिखेंगे। फिर न्यू कीवर्ड, ये NEW लिखना ही लिखना है, चाहे किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाए, और इधर फिर से आपको क्लास नेम लिख देना है, जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहता है, और इधर ये लगा देना। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं, जैसे हम ऊपर स्टूडेंट क्लास डिफाइन किए थे, तो इसका स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम आपको जल्दी से एक कोड बताएंगे, एक प्रोग्रामिंग का कोड हम जल्दी से दिखाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि ये कोड हमको दोबारा ना दिखाए पड़े, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा है, इसको सब लोग याद कर लेंगे। import java.util.scanner, तीन डेटा मेंबर, रोल, नेम, मार्क्स। सेट डेटा नाम का एक मेथड बनाया गया, सेट डेटा में स्कैनर बनाए, और स्कैनर के थ्रू नेम, इंटर नेम बोल के नेम इनपुट किए, इंटर रोल बोल के रोल इनपुट किए, मार्क्स बोल के मार्क्स इनपुट किए, स्कैनर को बंद कर दिए। sc.close, स्कैनर अगर बना है तो यूज खत्म हो जाने के बाद स्कैनर को क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये void शो डेटा क्या करता है? जस्ट तीनों डेटा को शो कर देता है, नेम के बाद नेम, रोल के बाद रोल, और सॉरी यहाँ पे ना एक शायद एक मिसिंग मिस टाइप है,
मार्क्स के बाद जगह पे मार्क्स शो कर देगा, ठीक है। तो ये तीनों डेटा शो कर देगा। एक मेथड है जो डेटा को इनपुट करवाता है क्लास के मेंबर्स का, और एक है जो शो करवा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, सेट डेटा कॉल किए, शो डेटा कॉल किया। सेट डेटा किए तो क्या होगा, ये सबका 1 बाई 1 इनपुट किया जाएगा, यूजर को मैसेज आएगा, नाम डालो, यूजर नाम डालेगा, रोल डालो, यूजर रोल डालेगा, बोलेगा यूजर को कि इंटर मार्क्स, यूजर मार्क्स डालेगा। फिर उसके बाद शो डेटा कॉल होगा, शो डेटा में तीनों डेटा शो कर दिया जाएगा। क्या ये क्लास ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रोग्राम सबको समझ में आया? इजी है ना? जस्ट 3 डेटा मेंबर और 2 मेंबर मेथड्स, 3 डेटा मेंबर 2 मेंबर मेथड्स। यहाँ पे एक लाइन में ऑब्जेक्ट बनाना, दूसरे लाइन में डेटा मेंबर का इनपुट वगैरह कराना, तीसरे लाइन में शो डेटा कर देना। तो ये क्लास M1 के अंदर किया गया है ये चीजें, या फिर क्लास मेन के अंदर भी आप नीचे कर सकते हैं। और ये सारा बात जो ऊपर वाला है क्लास स्टूडेंट के अंदर में किया गया है। ऊपर एक लाइन लिखना जरूरी है, import java.util.scanner, क्योंकि आप यहाँ पे स्कैनर यूज कर रहे हैं। स्कैनर ऐसा समझिए बाहर से बाहर का कोई चीज है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि बाहर ये कहाँ मिलेगा, तो स्कैनर java.util.scanner में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है तो हैंड रेज करेंगे। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। आई होप हम सबसे बेसिक चीज का आइडिया दे दिए हैं, ठीक है। एक्सेसिंग डेटा मेंबर आपको पता होगा, S1 डॉट रोल करके आप प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे रोल इक्वल टू S1 डॉट रोल, ऐसे करके भी प्रिंट करवा सकते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं 84 में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है। टोटल 84 लोग हैं हम लोग मीट में, और जस्ट हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम चला जा। क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वाली बात यहाँ पे एक सेकंड हम बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर कोड ही लिख लिया जाएगा, लिख डालते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जैसे कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर मेथड व्हिच हैज एग्जैक्टली सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर के बारे में जो सबसे पहला लाइन लिखा गया है, कंस्ट्रक्टर एक खास प्रकार का मेथड है, जैसे होता है ना खास मेहमान, वैसे ही एक खास मेथड है जो कि सेम नेम होता है क्लास के। जैसे अगर क्लास स्टूडेंट बनाए हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट नाम का ही मेथड बना दें, जो क्लास का नाम है उसी नाम का हम मेथड बना दें, ठीक है। जिस नाम का मेथड है उस सॉरी जिस नाम का क्लास है उसी नाम का मेथड डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और बात यहाँ पे लिखा गया, इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन हो जाता है, कोई भी इस मेथड को कॉल करे ना करे, जैसे ही हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उतना बार ये ऑटोमेटिक कॉल होता चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोड यहाँ पे किया गया है। अच्छा यहाँ पे जो ये कोडिंग है ना, ये थोड़ा सा एक और चीज को मिक्स कर दिया गया यहाँ पे, स्टैटिक वाली बात। तो स्टैटिक वाला पार्ट आप लोग इग्नोर करेंगे, और ये बंद हम काय कर दिए थे। हाँ, ये जो m2.java दिख रहा है ना, इसमें आपको M2 में नहीं देखा, एम्प्लॉय वाला एक हम बनाए थे शायद M3। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या है, क्लास एम्प्लॉय डिफाइन किया, उसके अंदर 3 मेंबर है, एक है स्ट्रिंग नेम और इंट सैलरी, और एक स्टैटिक इंट एम्प्लॉय है, तो इसको इग्नोर करें। आप इसको ना ही मान के चले तो अच्छा है। एम्प्लॉय क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम है, जो भी क्लास का नाम था उसी नाम का था, यहाँ पे जो आर्गुमेंट लेना था वो आर्गुमेंट लेंगे और इधर करली ब्रेसेस में उसका डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इससे आपको एक और बात पता चला होगा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर 2 टाइप का बना सकते हैं। पहला टाइप की इसमें कोई पैरामीटर रिसीव ना करे, तो जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा यहाँ पे तो कुछ पास भी नहीं किया जाएगा। जैसे देख रहे हैं एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ पास नहीं किया जाएगा। अगर वहां कुछ रिसीव नहीं हो रहा है तो यहाँ से कोई पास, इसको टनल जैसा समझिए, एक सुरंग नहीं समझते कि यहाँ से कुछ पास होगा तो वो वहां पे रिसीव होगा। अगर यहाँ पे जीरो कुछ भी पास रिसीव नहीं कर रहे तो यहाँ से कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल हो गया। यही प्रोग्राम आप लोग स्टैटिक में भी लिख सकते हैं और कंस्ट्रक्टर में भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत और चीजें बता के कंस्ट्रक्टर को देखिए, चूंकि डिटेल में बता पाना मुश्किल है, डिटेल में अगर आपको जो भी टॉपिक में डाउट हो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे उसका कंटेंट प्रोवाइड करने का, ठीक है।
कहाँ पे अपडेशन मिसिंग है? अच्छा चैट, सॉरी हमारा वो पीछे का दिख रहा है वन। प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है ना, चूंकि हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और मीट वगैरह है, और सेकंड विंडो की वजह से ये थोड़ा सा लैग कर जा रहा है कंप्यूटर। अच्छा वाइल लूप में इग्नोर कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। शायद थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उससे टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर सभी को समझ में आ गया? दो टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है, फिर से अगर बताएं तो सॉरी, इधर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है आपके दो टाइप के हैं, पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आपको अभी हम बताएं, अगर आपका जो वो कंस्ट्रक्टर था अगर कुछ भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अगर उसमें कुछ आर्गुमेंट लिया जा रहा है, मतलब इंट ए स्ट्रिंग बी ऐसा कुछ लिया जा रहा है, तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, बहुत सारे बात लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ही अभी के लिए पढ़े तो अच्छा है, वरना हम ज्यादा जितने डेप्थ में जाएंगे, जिस कुएं में हम ज्यादा कूदेंगे बाकी कुआं आप लोग देख भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इस कुछ इस तरह समझिए, किसी एक चीज में ज्यादा अंदर चले जाएंगे तो फिर बाकी चीजें देख नहीं पाएंगे। मेथड ओवरलोडिंग, इसका तो कोड हम लाइव लिखते हैं, ठीक है। आपको हम बताते हैं, जैसे कि एक फाइल डिफाइन करते हैं हम लोग मेन डॉट, कुछ कोडिंग हम लोग को लाइव भी कर लेना चाहिए। जस्ट देखते जाइए हम कितनी जल्दी लिख पाते हैं। PSVM, सॉरी सॉरी सॉरी, शायद कुछ वर्क नहीं करेगा, लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम उससे भी बड़े आलसी हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट करके लाएंगे। बढ़िया। तो ये आपका पब्लिक क्लास मेन बन गया, इसके अंदर एक हम मेन मेथड लगा दिए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, एक और क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट। मेथड ओवरलोडिंग का इससे एग्जांपल आपको नहीं दिखेगा। वॉइड ग्रीट, ठीक है, वॉइड ग्रीट ये क्या कर रहा है, वॉइड ग्रीट जस्ट क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये बस क्या करेगा, आपका हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये ना वॉइड ग्रीट है, ठीक है, वॉइड ग्रीट है। अब यहीं पे हम क्या करें, वॉइड ग्रीट विद जीरो आर्गुमेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉइड ग्रीट बिना किसी आर्गुमेंट के। अब इस सेम कॉपी में सेम मेथड हम क्या करेंगे, टेस्ट क्लास में ही एक और मेथड बना देंगे वॉइड ग्रीट। तो अब देख रहे हैं जैसे ही दो दो बना दिए तो एरर बता रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरलोडिंग कर देते हैं, मतलब ना आर्गुमेंट डिफरेंट कर देते हैं। दो दो सेम नाम का मेथड रहेगा, वॉइड ग्रीट, लेकिन दोनों का आर्गुमेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रिंग ए आर्गुमेंट ले लिए, और यहाँ पे ए नहीं नेम नाम रख देते हैं, इसका थोड़ा सा रिलेटेबल लग गया। मान लीजिए ना, एक नॉर्मल ग्रीट है, ठीक है, वो क्या बोलता है, सिर्फ हेलो बोलता है। और एक एक ग्रीट क्या है, वो कुछ नाम इनपुट लेता है और हेलो के साथ उसका नाम भी बोल देता है, ठीक है। इसको कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो सिंपल हेलो प्रिंट होगा, इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा नाम के साथ तो क्या प्रिंट होगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट बना। अब क्या करना है, T1 डॉट ग्रीट, T1 डॉट ग्रीट करेंगे तो हेलो प्रिंट होगा। T1 डॉट ग्रीट, इसमें ना एक काम करते हैं हम लोग, कुछ पास कर देते हैं। दो टाइप से ग्रीट कॉल होता है, क्योंकि दो दो बार दो अलग अलग टाइप का ग्रीट बनाया गया तो दो तरीके से कॉल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, हर्षित। आप लोग भी हर्षित एग्जाम में ना लिख के लिए चले आइएगा, वरना पता चले पकड़े जाइएगा कहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, टेस्ट क्लास पे दो मेथड कॉल किए, एक ग्रीट जो कि बिना आर्गुमेंट के था, एक जो स्ट्रिंग एक पास करके था। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले के हिसाब से हेलो प्रिंट होगा, इसमें हेलो हर्षित प्रिंट होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इजी था प्रोग्राम? इजी था ना जी? टफ होगा तो बोलिएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान प्रोग्राम लिखें, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है देखते हैं फिर आगे। मेथड ओवरलोडिंग खत्म कर चुके हैं, अब हम आते हैं इनहेरिटेंसेस पे। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो ये कहाँ मिलेगा हमको, हाँ,
सबसे पहले इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है? मैकेनिज्म बाय विच ए क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास नोन एज सब क्लास और पेरेंट क्लास। कहा ये जा रहा है कि कोई क्लास पहले से बना बनाया था, आप एक कोई क्लास बहुत मेहनत से बनाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना कोई एक घर बहुत मेहनत से बनाते हैं, ठीक है, कोई एक घर बना लिए और हम लोग चाहते हैं कि एक नया घर बनाया जाए, ठीक है। तो एक नया घर बनाया जाए, लेकिन आपको आप क्या चाहते हैं कि बस पहले वाले घर से थोड़ा सा बेहतर हो, तो आप क्या करते हैं, पहले वाले नक्शे को पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं दूसरी जगह पे, और उसके साथ फिर उसमें कोई नया नया चीजें ऐड करते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ होता है, पेरेंट क्लास में जो भी चीजें वो पेरेंट में रह जाता है, और फिर जो चाइल्ड क्लास होता है वो उससे एक्सटेंड होके बनता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, नया क्लास बनाते टाइम, जैसे पुराना वाला घर है क्लास पर्सन, नया वाला घर है क्लास स्टूडेंट, तो इस नए वाले घर को बनाते टाइम दो वर्ड यहाँ पे जोड़ देंगे, एक्सटेंड्स पर्सन। तो इसमें क्या होगा, पुराने वाले क्लास का सारा जो भी डेटा मेंबर है, मेथड्स है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। और इसमें नया दो डेटा मेंबर ऐड किए, रोल, कोर्स, और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। इसमें पहले से दो डेटा मेंबर था, स्ट्रिंग, नेम और एज। तो टोटल मिला के पर्सन में दो ही डेटा मेंबर है, नेम और एज। क्लास स्टूडेंट में कितने डेटा मेंबर हैं, रोल, कोर्स और पेरेंट वाला भी जो मिला है जैसे कि नेम और एज, तो टोटल 4 डेटा मेंबर्स हो गए। तो ये बेसिक फंडा है इनहेरिटेंस का, ठीक है, इनहेरिटेंस का। यहाँ पे एक चीज हमको सर्च करना चाहिए। हाँ, इधर हम भूल गए थे, देखिए सबसे पहले क्या है कि आप ना एक क्लास पर्सन बना, उसे एक्सटेंड करके स्टूडेंट क्लास बना दिए। एक क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, मतलब एक क्लास जो दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है, मतलब दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को अपना लेता है। क्लास स्टूडेंट और पर्सन इसका एग्जाम्पल है। पर्सन जो है यहाँ पे क्या है, पर्सन को हम लोग दो दो नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे नामिंग वाला जो चीज है सब लोग ध्यान से देखेंगे, पर्सन को हम लोग सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास भी बोल सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम जैसे अगर फादर को आप फादर कर रहे हैं तो बेटे को क्या कहेंगे, बेटे को क्या कहेंगे, सन कहेंगे। या फिर अगर फादर को आप पिता बुला रहे हैं तो बेटे को आप पुत्र बोलेंगे। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, अगर उसको सुपर क्लास बोल रहे हैं ऊपर पर्सन को, तो स्टूडेंट को सब क्लास बोलेंगे। इसको अगर आप बेस क्लास लिख रहे हैं तो नीचे वाले को डिराइव क्लास लिखेंगे। इसको आप पेरेंट क्लास लिख रहे हैं पर्सन को, तो आप नीचे स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, चाइल्ड क्लास। तो दोनों को क्या क्या लिखते हैं, ये बात आप सभी को हमने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जावा में क्लासेस के लिए 4 टाइप का इनहेरिटेंस होता है, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। एस एम एच एच, ठीक है, एस एम एच एच, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं याद हो तो ऐसे याद रखिएगा, एस एम और हाई हाई, ठीक है, तो ऐसे भी याद रहेगा। ये हायरार्कियल और ये हाइब्रिड, ठीक है, हायरार्कियल और हाइब्रिड, जैसे भी याद करें आपकी प्रॉब्लम है, चूंकि अब हम निमोनिक्स तो नहीं बना सकते। सिंपल जो आप अभी ऊपर देखे, क्लास पर्सन को एक्सटेंड होकर एक दूसरा क्लास बना, मतलब एक क्लास के प्रॉपर्टीज को ऐड करके दूसरा क्लास बना, तो सिंपल हो गया, ठीक है। पर्सन को स्टूडेंट बना एज इट इज, कॉपी पेस्ट। अब मल्टी लेवल क्या है, मल्टी लेवल भी वैसा ही है। देखिए आप यहाँ पे क्या किया ना, जैसे सिंपल में क्या था, पर्सन और पर्सन से एक्सटेंड होके बना स्टूडेंट। मल्टी लेवल में क्या होता है, पर्सन से एक्सटेंड होके बनता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट से एक्सटेंड होके क्या बना, कॉलेज स्टूडेंट। जैसे ये हो गया एनिमल, एनिमल से एक्सटेंड होके क्या बना, एनिमल से एक्सटेंड होके बनेगा, मान लीजिए डॉग। एनिमल से एक्सटेंड होके क्या बन सकता है, आप बोल सकते हैं एनिमल से एक्सटेंड करके मान लीजिए बर्ड बना दी, बर्ड तो नहीं होगा, एनिमल से एक्सटेंड करके आप जनरली डॉग बना सकते हैं, कैट बना सकते हैं, ठीक है। और कैट से एक्सटेंड करा के आप कैट का एक कोई एक स्पेसिफिक वेराइटी ऐड करा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा समझिए, पर्सन बहुत टाइप का होता है, स्टूडेंट होता है, एम्प्लॉय होता है, टीचर होता है, और क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, लीडर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक टाइप पर्सन का स्टूडेंट है, इसलिए चाइल्ड बन गया। अब स्टूडेंट में भी बहुत सारे होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, डॉक्टरेट स्टूडेंट, ऐसा अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसका एक टाइप स्टूडेंट हो गया। तो पर्सन का चाइल्ड स्टूडेंट और स्टूडेंट का चाइल्ड कॉलेज स्टूडेंट। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ऐसे ही बना सकते हैं, क्लास ए का चाइल्ड बी और बी का चाइल्ड सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास ए और कुछ भी डिफाइन कर दीजिए, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, यहाँ पे लिख दीजिए, फिर क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी। ये बात क्लियर है, ठीक है। सिंपल या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, हाँ वैसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हायरार्कियल। हायरार्कियल में क्या होता है, एक पर्सन क्लास होता है, ठीक है।
अगर इधर शायद हम दिखा पाए, देखिए सिंपल में ना हम आपको एक ड्राइंग हम यूज कर लेते हैं ताकि बता पाए। सिंपल में एक क्लास ऊपर होता है पर्सन और उससे एक नीचे क्लास बनता है चाइल्ड। तो ऊपर वाले को हम लोग पेरेंट क्लास बुलाते हैं, नीचे वाले को चाइल्ड क्लास बुलाते हैं, ठीक है, मतलब पर्सन मतलब सॉरी पेरेंट और चाइल्ड। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक होता है यहाँ पे ना 3 लेवल होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, इसको हम लोग बुलाते हैं जीपी यानी ग्रैंड पेरेंट, और ये क्या होता है पेरेंट, और ये क्या होता है आपका चाइल्ड, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं पेरेंट चाइल्ड और ग्रैंडसन, या फिर ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिखिए चाइल्ड पेरेंट और उसका ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। मतलब एक कोई क्लास उसका चाइल्ड फिर उसका चाइल्ड, समझ में आया। सिंपल में ऊपर में जैसे 2 था वैसे ही रहेगा, नीचे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हायरार्कियल की। तो हायरार्कियल में क्या है, एक पर्सन नाम का क्लास है, उससे एक्सटेंड होके दो दो बना, एक क्या है दो दो चाइल्ड बना। एक ही क्लास का 2 चाइल्ड या 2 से ज्यादा चाइल्ड, हाँ 3 से ज्यादा भी हो सकता है मल्टी लेवल में। हायरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या है, 2 से ज्यादा आपके चाइल्ड होंगे एक ही क्लास के। तो आप पर्सन क्लास का 2 चाइल्ड देख रहे हैं, पर्सन क्लास का कितना चाइल्ड देख रहे हैं, क्लास पर्सन इसका एक चाइल्ड स्टूडेंट और एक चाइल्ड एम्प्लॉय। क्लियर है, बढ़िया है। नेक्स्ट बात, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंसेस इज नोन एज हाइब्रिड। एग्जांपल के लिए एक लिख देते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है कि एक आप ना क्लास पर्सन बनाए, ठीक है। देखिए क्लास पर्सन, ठीक है, क्लास पर्सन, इससे एक्सटेंड करके क्या बना लीजिएगा, पर्सन से एक्सटेंड करके आप एम्प्लॉय क्लास बना लीजिए, ठीक है। और इधर पर्सन से एक और एक्सटेंड करके स्टूडेंट क्लास बना लीजिए एस क्लास, और एस से एक्सटेंड करके क्या बना दीजिए सी एस यानी कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए जस्ट आप ध्यान रखिए कि ये वाला जो एक्स्ट्रा आप ऐड किए हैं ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये जो कॉलेज स्टूडेंट वाला बात इसमें ऐड किए हैं, कॉलेज स्टूडेंट को सिर्फ इन चारों के नीचे ऐड कर दीजिए, हायरार्कियल में ले जाके इसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। ये काहे कर रहे हैं हम बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। जैसे देखिए ये ऐसा 3 लेवल था ना मल्टी लेवल में, और ऐसा था कुछ आपके हायरार्कियल में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह से कुछ दिखाना चाहते हैं कि इतना पार्ट हमारा देखिए एक तो हायरार्कियल भी है ये, और अगर आप इधर से नोटिस करें तो ये क्या है, इधर से सिर्फ नोटिस करें तो ये मल्टी लेवल भी है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं मतलब होता है क्लासेस के लिए, इंटरफेसेस के लिए सपोर्ट कराया जाता है। इंटरफेसेस बताते टाइम कोशिश करेंगे बता दें। क्या ये बात क्लियर है, इनहेरिटेंस का 4 टाइप, क्या चारों टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सभी को क्लियर हैं। हाँ बस यही बात लिखना है कि क्लास जो है ऐसे 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 होता है, ठीक है। दिल ते मुझे पिता। अच्छा, सी प्लस प्लस वर्ड से जावा, जावा का इन्वायरमेंट, जेडीके, जेआरई, जेवीएम, डेवलपमेंट टूल, जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कंपाइलर, कांस्टेंट वेरिएबल, डेटा टाइप, ये सब थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, एक टाइप कास्टिंग वगैरह। तो ये भी एक चीज था जो हम शायद छोड़े हैं, इसलिए छोड़े क्योंकि ये मतलब आप लोग को उम्मीद हम किए थे कि आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस के बाद मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा देखिए, ओवरलोडिंग हम आपको पहले बताएं, फिर उसके जस्ट बाद ओवरराइडिंग नहीं बताएं, बीच में एक कॉन्सेप्ट घुसा दिए इनहेरिटेंस। ये क्यों लगाया हम आपको बताते हैं, ठीक है। जो इनहेरिटेंस है ना वो, इनहेरिटेंस जिसको नहीं आता वो ओवरराइडिंग नहीं कर सकता। ओवरराइडिंग में बेसिकली होता क्या है हम आपको बताते हैं। जस्ट 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 1 मिनट, हम कहीं खो दिए लगता है। हाँ मिल गया। देखिए ओवरराइडिंग में क्या होता है, चूंकि ज्यादा टाइम लग रहा था इसलिए हम जल्दी में बता रहे हैं। एक क्लास पेरेंट है, ठीक है, क्लास पेरेंट है, उसके अंदर एक मैरी नाम का कोई मेथड बनाया गया और मैरी में लिखा गया अरेंज मैरिज, ठीक है। क्लास पेरेंट है और इसका मैरी नाम का मेथड बनाया गया और इसको लिखा गया है अरेंज मैरिज, ठीक है। फिर इसका एक कोई चाइल्ड बनाया गया, और इस चाइल्ड का ये जनरली देखिए ओवरराइडिंग को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं
वो मेथड ओवरलोडिंग को बुलाते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक बाय द वे टाइप भी है दोनों। पॉलीमॉर्फिज्म का दो टाइप होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग आता है, आप लोग ये भी चीजें सीख लिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इधर है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये एग्जैक्टली मतलब होता है कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम। यानी कि अगर आप अपनी क्लास में ना, ओवरलोडिंग में क्या होता था, दो दो सेम नाम का मेथड एक ही क्लास में बना देते थे, तो कौन से कॉल पे कौन सा मेथड चलेगा ये चीज कंपाइल होते टाइम ही डिसाइड हो जाता था। मतलब कंपाइल टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म जनरली मतलब डबल रोल होता है, ठीक है। तो कौन से रोल में कौन सा वाला ग्रीट जाएगा ये कंपाइल के टाइम में ही डिसाइड हो जाता है। ओवरराइडिंग में क्या होती है, ये सारा काम रन टाइम पे होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। तो क्लास पेरेंट में एक मैरी मेथड था, चाइल्ड में यहाँ पे कुछ नहीं था। तो ये चूंकि पेरेंट से आया था, तो इसके चाइल्ड, जब भी चाइल्ड का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैरी कॉल करेंगे तो अरेंज मैरिज प्रिंट होगा। एक और मॉडर्न चाइल्ड नाम का क्लास बनाए हैं, ठीक है। पंचायत ही चला दीजिए, मूड फ्रेश रहेगा, रहेगा। हाँ देखते हैं, देखिए मॉडर्न चाइल्ड क्या है, ये मैरी में से अपने हिसाब से कोई लव मैरिज लिख दिया और वो पेरेंट के हिसाब से अरेंज मैरिज था। तो यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि जो पेरेंट वाला मैरी मेथड था उसको ओवरराइड कर गया, मतलब उसको ओवरथ्रो कर गया, उसके ऊपर से निकल गया, ठीक है। तो अब ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा मॉडर्न चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो आप देखेंगे जब इस वाले चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि पेरेंट के मेथड को मॉडिफाई नहीं किया। ओवरराइडिंग मतलब मॉडिफाई कर देना, पेरेंट वाला जो मेथड है ना उसको बदल देना उसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये चाइल्ड पे जब मैरी कॉल करेंगे तो ऊपर वाला ही अरेंज मैरिज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट जब ये मॉडर्न चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, वही लव मैरिज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जिसके पास, देखिए चाइल्ड के पास अगर अपना घर नहीं होगा, जैसे ऐसे समझिए चाइल्ड के पास अपना घर नहीं होगा तो पेरेंट्स के घर में रहने लगेगा, ठीक है। और अगर जो चाइल्ड अपना घर बना लेगा, मतलब अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा, वो अपने घर में रहेगा। तो ये कुछ मेथड ओवरराइडिंग एग्जांपल है। इसमें ये जो चाइल्ड है ना, ये नाम ही लिखिएगा तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक क्लास पेरेंट बनाना है, उसमें एक कोई सेम नाम का वॉइड मैरी मेथड बनाना है, एग्जैक्ट डिट्टो। ओवरलोडिंग में क्या होता था, यहाँ पे आर्गुमेंट और यहाँ पे डिफरेंट हो जाता था। इसमें क्या होगा, ये भी सेम और ये भी सेम, पूरा एकदम ए टू जेड सेम। ये बॉडी के अंदर आप डिफरेंट लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक में दोनों में अलग अलग चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, तो ये आपका दो एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, लेकिन तब तक अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोग कितना कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, 7 कॉन्सेप्ट। 8वें कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे आपको ऐड किया गया होगा, किधर किधर खो गया, बहुत सारे से लिख दिया। कोई बात नहीं, जो जो मिल रहा है अच्छी बात है, जो नहीं मिल रहा है मैं ऐसे बता रहा। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर। अच्छा, इसका एक प्रोग्राम हम लिख रखे हैं तो वो प्रोग्राम से बता देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को एक प्रोग्राम दिख रहा होगा, प्रोग्राम में ना 3 टाइप के डेटा मेंबर है, यही प्रोग्राम जस्ट डिट्टो सब लोग चिपका दीजिएगा। एक प्राइवेट डेटा मेंबर है a इक्वल टू 90, तो आप a को ना इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट इंट a कहाँ बनाया गया, स्पेलिंग सही लिखेगा बालक, PRIVATE, ठीक है, VATE, स्पेलिंग सही लिखा कीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट इंट a इक्वल टू क्या होता है, 90। तो ये क्या है, मतलब इसके बाहर, इस क्लास के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको इसके अंदर ही प्रिंट वगैरह कर लिया, फिर इसमें जो भी जोड़ घटाव करना होगा इस क्लास के अंदर के मेथड्स में ही हम लोग सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बी। बी क्या है, ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब आप इसके देख रहे हैं, कोई भी ब्लू कलर का दिख रहा है क्या, इसमें प्राइवेट दिख रहा है, इसमें प्रोटेक्टेड, इसमें पब्लिक दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। जब भी हम लोग कोई मेथड मॉडिफाई, मतलब जब भी कोई टाइप नहीं देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जब भी कोई टाइप नहीं देते तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इंट सी इक्वल टू 70, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या होता है, अच्छा डिफॉल्ट का स्कोप कितना है, मतलब डिफॉल्ट कहाँ का एक्सेसिबल होगा। प्राइवेट को तो हम बोल दें कि सिर्फ इस क्लास के अंदर। डिफॉल्ट क्या है, आपके जिस
पैकेज में आप वर्क कर रहे हैं, ऐसे समझिए मतलब पैकेज क्या होता है ना, बेसिकली ऐसे बहुत सारे जो क्लासेस बनाए हुए हैं इसके ग्रुप को हम लोग पैकेज बुलाते हैं। तो जिस पैकेज के अंदर हम लोग हैं उस पैकेज के सारे क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं M2 में हम क्या जाके B को एक्सेस कर रहे हैं ना, M2 में टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया T1 डॉट करके कर दिया। हाँ, आउटसाइड पैकेज छोड़ के अपने पैकेज के किसी भी क्लास में एक्सेसिबल होगा। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड ना, प्रोटेक्टेड भी अपने पैकेज के किसी भी क्लास में एक्सेसिबल होगा, अपने पैकेज में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब बाहर के पैकेज में जाएंगे तो सिर्फ उन्हीं क्लासेस में एक्सेसिबल होगा जो टेस्ट का चाइल्ड होगा। ध्यान से एक और बार मेरा बात सुनिएगा, प्रोटेक्टेड भी डिफॉल्ट जैसा ही बोलता है कि सेम पैकेज में कैसे भी एक्सेस करना है। जैसे आप देख रहे हैं सी को एक्सेस कर रहे हैं सेम पैकेज के M2 क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर के क्लासेस में जब जाएंगे तो वहां पे आप वो लिख देंगे, क्या बोलते हैं इसको, बाहर के क्लासेस में सिर्फ चाइल्ड क्लासेस में एक्सेसिबल होगा। पब्लिक, पब्लिक में कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। देखिए जो भी कंफ्यूजन है ना, ये पैकेज भर, ठीक है, ये पैकेज लेवल भर, ये सिर्फ क्लास तक, और ये एवरीवेयर, ये सिर्फ क्लास के अंदर, डिफॉल्ट सिर्फ पैकेज के अंदर कहीं भी, प्रोटेक्टेड सिर्फ आपका अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पब्लिक मतलब कहीं भी, प्रोटेक्टेड में मेन कंफ्यूजन बहुत लोगों का था। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, प्रोटेक्टेड अपने पैकेज में कहीं भी एक्सेसिबल होगा, प्रोटेक्टेड अपने पैकेज में कहीं भी एक्सेसिबल होगा। प्लस में अगर कोई बाहरी पैकेज का क्लास है, कोई बाहरी पैकेज का क्लास है जो कि चाइल्ड है टेस्ट क्लास का, उसमें भी एक्सेसिबल होगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? चारों टाइप ऑफ मॉडिफायर, ए को आप सिर्फ इस क्लास में यूज कर सकते हैं, बी को आप इस पैकेज के किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं, सी को आप इस पैकेज के किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं, साथ में कोई बाहरी पैकेज हो जो टेस्ट का चाइल्ड हो तो उसमें भी आप सी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डी है, डी तो सदाबहार है, अपने पैकेज में भी, दूसरे पैकेज में भी, पड़ोसी के पैकेज में भी कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये चार टाइप के एक्सेस मॉडिफायर हैं। टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, T1.print डेटा, प्राइवेट को प्रिंट करने के लिए क्लास के अंदर के मेथड का यूज करेंगे। बाकी सब सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता ही है, तो बाकी सबको ऐसे करके प्रिंट कर दिए। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी जल्दी ना पढ़ावेंगे तो समय लग जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा लग जाएगा तो आप लोग घबराने लगिएगा, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स इतना ही था। कितने लोगों को समझ में आया पर हैंड रेज करें, जिन लोगों को समझ में आ गया। कितना टाइम हुआ? 8:05। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इंस्टेंस एंड स्टैटिक मेंबर। इंस्टेंस, स्टैटिक मेंबर और दिस और सुपर कीवर्ड, टोटल 10 टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम लोग एक 5 मिनट्स का रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो लोग पीडी बुडे वाले हल्ला बचा रहे हैं उन लोग को देखते हैं, ठीक है। देखते हैं पहले इंस्टेंस और स्टैटिक मेंबर क्या होता है। इंस्टेंस और स्टैटिक मेंबर के लिए एक हम प्रोग्राम लिखे थे m3.java। देखिए m3.java, इसमें आप देख रहे हैं दो टाइप के मेंबर्स हम बनाए हैं, ठीक है। पहला मेंबर क्या है, एक स्ट्रिंग नेम है और एक सैलरी है। देखिए नॉर्मल डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नेम सिर्फ लिख, कैंडिडेट प्लीज आंसर इन योर ओन वर्ड्स। हाँ ये बात सही है वाला, प्लीज आंसर इन योर ओन वर्ड्स, दैट्स ग्रेट थिंग। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम मतलब क्या है, भेज दिया जाएगा, घबराइए मत। स्ट्रिंग नेम क्या है, सिर्फ नाम जो है, नेम का टाइप स्ट्रिंग है, सैलरी का टाइप इंट है। यहाँ पे क्या है, इंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय बनाया गया, वैल्यू 0 रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात, मतलब सबसे डिफरेंट बात लगाया गया, इसके आगे स्टैटिक लिख दिया गया। अब स्टैटिक लिखने से हुआ क्या, स्टैटिक लिखने से हुआ क्या, ये आपको हम सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जैसे इस क्लास में अगर आप सारे स्टूडेंट जो भी इस मीट में है, टोटल 50-60 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए अपना रोल नंबर अलग अलग है, सबके लिए अपना अपना नाम अलग है, अपना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, आपका अपना सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सभी में कॉमन होंगी। क्या ऐसा वो चीज है जो सब में कॉमन होगा, मतलब पूरे क्लास के सारे सबके लिए कॉमन रहेगा? जैसे कि कॉलेज, कॉलेज हो सकता है आप लोग अलग अलग कॉलेज से हैं। यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी सबका सेम है। एक और चीज सबका सेम है जहां तक हमको पता है, सेमेस्टर सबका 4th सेमेस्टर ही होगा। जैसे एग्जाम का सब्जेक्ट सबका जावा ही होगा, जब सब्जेक्ट बदलेगा तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट सबके लिए ग्राफिक्स हो जाएगा, फिर सबके लिए ओएस हो जाएगा, ठीक है।
तो वो सारे स्टैटिक मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे स्टैटिक मेंबर। वैसे प्रॉपर्टीज, हेलो, हाँ हाँ, तो हम बता रहे थे करण का बढ़िया है, एग्जाम डेट्स बढ़िया। एग्जाम कब है वैसे? हमको लगता है 6 या 7 तारीख से। नेक्स्ट, स्टैटिक इंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, स्टैटिक इंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय में जस्ट ये स्टोर कर रहे हैं कि टोटल कितने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने बनाए, ठीक है। कल ही है क्या? ऐसा नहीं होता। तब आज पढ़ने का क्या फायदा, बंद कीजिए क्लास, छोड़िए। आज पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बंद किया जाए। हमको लगा 6 7 तारीख से होगा। कोई बात नहीं, अब बैठ गया तो थोड़ा थोड़ा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अरे हम लोग एग्जाम के बारे में थोड़ी पता है, आप में से कोई बताता ही नहीं हम लोग को। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाए। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, 2 लाइन, सबको दिक्कत नहीं होगा। नेम में एन रख दिए, सैलरी में एस रख दिए, ठीक है। नेम में एन रख दिए, सैलरी में एस रख दिए। एम्प्लॉय में क्या किए? दोनों का डेटा मेंबर सेट कर दिए। और एक और बार क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्लस इस चीज का, अरे मजाक कर रहे हैं, पता है हमको कल एग्जाम है जावा का 9 बजे से, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्लस, अगर आप लोग नहीं समझे तो आप लोग वफा में घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्लस। इससे क्या होगा पता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय का वैल्यू जो 0 था ना, ये बदल के 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चूंकि ये वेरिएबल सब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, तो हर ऑब्जेक्ट एक ही बार ये मतलब मेमोरी में एक ही जगह पे रहेगा और बार बार सारा ऑब्जेक्ट इसी का वैल्यू बदलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट बनाए। पहला ऑब्जेक्ट रवि, सैलरी पास करना था तो 9,000 रुपये दे दिए। इम्प्लॉय 2 बनाए, इम्प्लॉय E2 इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय शिवानी नाम की इम्प्लॉय बनाए। चूंकि शिवानी ज्यादा टैलेंटेड थी तो इसको 9700 रुपीज सैलरी दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट बात, एम्प्लॉय डॉट ग्रीट। अच्छा एक बात नोटिस किए होंगे, एक ग्रीट नाम का मेथड नीचे डाला गया है, वॉइड ग्रीट। वॉइड ग्रीट में खासियत क्या है? इसमें भी आगे स्टैटिक लगा है। चूंकि ये स्टैटिक लगा हुआ है, चूंकि स्टैटिक लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्लास नेम एम्प्लॉय डॉट मेथड कॉल कर सकते हैं। आपको E1 या E2 के थ्रू करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय क्लास में ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल है, इसका वैल्यू क्या होगा? स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं जब क्लास बना था तो इसका वैल्यू 0 रखा गया था। अब एक और बात है कि दो दो ऑब्जेक्ट भी इसका बना, तो 2 ऑब्जेक्ट बना तो 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो 2 बार ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्लस किया जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये आपका इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। क्या बोला है सर? स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक में डिफरेंस देखिए। स्टैटिक ब्लॉक क्या, जैसे इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है ना, अभी हम अपने क्लास के अंदर एक नॉर्मल ब्लैक बना दिए ना, ब्लॉक बना दिए, मतलब ये ब्रैकेट ब्रैकेट बना दिए, तो इसको ब्लॉक बुलाते हैं। पहले ध्यान रखिए, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक के बीच में डिफरेंस पूछा है। बालक 2 मिनट पेशेंस से सुनेगा, सब लोग को भी सुनने दो। इधर नॉर्मल अगर ब्रैकेट बना दिए ना, तो ये मेथड है ना, ये वेरिएबल है ना, ही फॉर लूप है ना, ही इफ लूप है, जस्ट एक नॉर्मल ब्लॉक है। तो ब्लॉक का काम क्या होगा? जहां जैसे ये ब्रैकेट पे आएगा, ये ब्रैकेट पे आएगा, पूरा को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर ये ब्लॉक सिर्फ नॉर्मल ब्लॉक है तो इसको इंस्टेंस ब्लॉक बुलाते हैं। तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट बना, तो इसमें ना सारा वेरिएबल वगैरह सबके लिए उसके बनते जाएगा। अगर कोई नॉर्मल इंस्टेंस ब्लॉक लिखा रहेगा तो वो कोड पूरा चल जाएगा, ठीक है, वो कोड पूरा चल जाएगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए 5 बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो 5 बार, जैसे कंस्ट्रक्टर चलता है ना, वैसे 5 बार इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक जैसे किसी ब्लॉक के आगे आप क्या लिख दें? STATIC, ये एडिशनल चीज है, आई डोंट थिंक एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन 1 सेकंड लगे तो बता देते हैं। स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक जस्ट कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। तो ये क्या है? स्टैटिक ब्लॉक है। ये नॉर्मल इंस्टेंस ब्लॉक था, सिर्फ आगे स्टैटिक लगा दिया तो स्टैटिक ब्लॉक बन गया। स्टैटिक ब्लॉक क्या होगा? जैसे ही इंप्लॉय क्लास का मतलब लोड होगा मेमोरी में, ऐसा समझिए इंप्लॉय क्लास आप कहीं पे भी एक पहला ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, चाहे उसके बाद आप कितना भी ऑब्जेक्ट बनाए, एक ही बार स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। इंस्टेंस ब्लॉक हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार चलेगा। अच्छा ब्लॉक का मतलब क्या है ना, आप इसमें नॉर्मल हेलो हेलो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे होते तो इस पे हम और थोड़ा डिटेल में बताते, लेकिन अभी उतना समय है नहीं कि चर्चा की जाए, ठीक है। तो चर्चा को विराम लगाते हैं, ये हेलो वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, आपको पता है। सॉरी, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है।
रन करवा के दिखा देगा। नीचे ये 2 प्रिंट होगा और सॉरी ये ग्रीट की वजह से पहले गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, फिर ये 2 प्रिंट होगा और उससे भी पहले क्या होगा, ये स्टैटिक ब्लॉक है तो आप देखेंगे कि इस सब से पहले, कुछ भी होने से पहले ना ये एक बार हेलो जरूर प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हेलो फ्रॉम स्टैटिक ब्लॉक। जो लोग को समझ में आया ठीक, जो लोग को नहीं समझ में आएगा गूगल कीजिएगा और नहीं भी पढ़िएगा तो ये कोई खास दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ये जो लेफ्ट मैसेज आ रहा है ना, कहीं लेफ्ट बिल्डिंग में तो नहीं है, मतलब नहीं समझे वाला। ठीक है, हेलो फ्रॉम स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर गुड मॉर्निंग एक स्टैटिक मेथड और फिर लास्ट में उसका जो वैल्यू था 2, यानी कि जितना बार वो कंस्ट्रक्ट मतलब इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद जो भी उसका वैल्यू था वो 2 आ गया। ठीक है, दिस इज इट। बढ़िया है गाइस, समझ में आया सभी को? अच्छा, कितने लोगों को स्टैटिक ब्लॉक इंस्टेंस ब्लॉक समझ में आ गया? बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर आप लोग को समझ में आ गया। अंशुमान आप पूछ रहे हैं तो आई विश कि आपको समझ में आया है वो। कितने लोगों को स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक समझ में आ गया? अभी यही चीज इंस्टेंस ब्लॉक होता ना, यही चीज इंस्टेंस ब्लॉक होता एक और एक जैसे स्टैटिक ब्लॉक बना हुआ है ना, इसी के नीचे एक और इंस्टेंस ब्लॉक भी बना देते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं जवाब, लेकिन सब पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे आप लोग 2-4 मिनट 10 मिनट लग जाए तो कोई बात नहीं। इंस्टेंस ब्लॉक बना दिए, ठीक है, और ये स्टैटिक ब्लॉक था तो ये जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे यहाँ पे 2 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है तो 2 बार ये हेलो फॉर इंस्टेंस ब्लॉक प्रिंट होगा। लास्ट टाइम रन कर रहा है, इसके बाद मत बोलेगा। भोज के दिन क्या बोल रहा है वालक? भोज के दिन अच्छा कुछ बोल रहा था, कोई बात नहीं, आने दिया जाए आउटपुट। पहले वो हेलो फ्रॉम स्टैटिक ब्लॉक, आपको पता है क्लास लोड होते एग्जीक्यूट होता है, फिर 2 ऑब्जेक्ट बना, इसलिए 2 बार इंस्टेंस ब्लॉक आया, फिर स्टैटिक मेथड की वजह से गुड मॉर्निंग और फिर 2। ठीक है, दैट्स इट। अब इससे ज्यादा हम इसमें नहीं करेंगे, ये दोनों को हम मिटा देंगे क्योंकि ये दोनों अपने कॉन्सेप्ट से बाहर का चीज था, और बाकी सब एज इट इज रहने दीजिए। चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोड हम कब शेयर करेंगे नहीं करेंगे ये हमको भी नहीं पता। नेक्स्ट, दिस एंड सुपर कीवर्ड। दिस एंड सुपर कीवर्ड क्या होता है? जैसे आपको पता है यहाँ पे हम एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, m5.java। m5.java में क्या लिखते हैं? 2 क्लासेस लिख रहे हैं, एक क्लास पेरेंट, उसके नीचे एक और लिखते हैं क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। क्लास चाइल्ड जो है वो पेरेंट से एक्सटेंड होकर बन रहा है, क्लास कीवर्ड में एस मिसिंग है तो ऐड कर देंगे, psvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, पास होने के लिए एक चीज, पास होने वाले के लिए बहुत सारा चीज हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। जिनको पास होने में दिक्कत हो मैसेज कीजिएगा, पास तो करा ही देंगे, बहुत जुगाड़ है पास कराने का। क्लास पेरेंट, अब एक बात ध्यान रखिएगा, पास नहीं कीजिएगा तो फिर 1 साल एग्जाम देना पड़ेगा आपको। ये बात के लिए आपको अफसोस, तो हम ही को पता है कि जो लोग हमको 50 बार फोन किया था कि हाँ कैसे होगा, हम बोले कोई उपाय नहीं है, पढ़ना चाहिए था। पेरेंट में हम क्या करते हैं, एक मेथड एक डेटा मेंबर बनाते हैं इंट a इक्वल टू 90। ठीक है, इंट a इक्वल टू 90। अब आप एक यहाँ पे बात नोटिस करेंगे, इसमें भी बना दिया इंट a इक्वल टू 80। अब आप एक बात बोलिए कि अपने पेरेंट में भी एक मेंबर है, डेटा मेंबर है a, ठीक है, और चाइल्ड में भी डेटा मेंबर है a, तो अगर हम ना यहाँ पे एक मेथड कॉल करें वॉइड, सॉरी मेथड बना रहे हैं कॉल नहीं कर रहे हैं, वॉइड प्रिंट, इसके अंदर क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और a इक्वल टू a। आप सभी के ज्ञान से क्या कहता है, क्या प्रिंट होगा? सभी लोग अपना अपना ज्ञान लगाएं, क्या प्रिंट होगा? अगर हम यहाँ पे ना चाइल्ड का, अभी तो कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, चाइल्ड c1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ये रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग क्लास सबको मिलेगा। आप अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आपको लगे कि नहीं पढ़ पाए दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, c1 डॉट अगर हम प्रिंट कॉल करते हैं तो क्या प्रिंट होगा? चैट में सभी लोग बता सकते हैं। 404 एरर, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया भाई? यहाँ भी बता दीजिए पास होने का तरीका। 80, अच्छा 80 प्रिंट होगा, और किसी को कुछ पता है? 80 80 80 80 80, दैट्स ग्रेट, बढ़िया, प्रिंट करेंगे 80 प्रिंट हो जाएगा नो डाउट। 80 प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे, और नहीं होगा तो फिर हम लोग अनसन वगैरह करेंगे। ठीक है, a इक्वल टू 80 प्रिंट हो गया, सही है, बढ़िया। अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये कंफ्यूजन आया ही क्यों, क्योंकि चाइल्ड क्लास में ना 2 वेरिएबल था, एक a था और एक पेरेंट में भी a था, तो आप चाहते हैं कि पेरेंट वाले a को भी यूज करें और उसको भी यूज करें, तो ये कैसे होगा? इसके लिए एक तरीका होता है, आप क्या करें, आप ऐसे कंफ्यूजन दूर करें,
दिस डॉट ए मतलब क्या है, जो इस क्लास के अंदर है, मतलब क्लास चाइल्ड के अंदर वाला जो ए है उसका बात कर रहे हैं ए, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन क्या है, आप सुपर डॉट ए प्रिंट कर सकते हैं। सुपर डॉट ए मतलब क्या है, पेरेंट क्लास में जो है ए वेरिएबल उसको पकड़ो, ठीक है, उसको पकड़ो, तो वो सुपर डॉट ए, ठीक है, सुपर डॉट ए करेंगे तो आपको ये पेरेंट वाली बात में आ जाएगा, ठीक है, वहां पे दिख रहा है। अब आपको पता है अब आउटपुट क्या आएगा, टेंशन मत लो गाइस, पास का तरीका भी बताया जाएगा। हाँ, आउटपुट क्या होगा बताओ जल्दी बालक, देर ना करें। 80 90, 80 90, बढ़िया, रन करते हैं, पहले 80 फिर 90, तो अपना आ गया 80, आजा भाई, 80 90, 80 90, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे चले हम। इससे पहले ये फर्स्ट हाफ हम लोग फिनिश कर लिए, ठीक है, जैसे होता है ना हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो पहला हाफ कंप्लीट हो गया, अब दूसरे हाफ में हम लोग चलेंगे। दूसरा हाफ जस्ट 8:25 पे शुरू करेंगे और अराउंड 9 बजे हम लोग खत्म कर देंगे। तो आपके अंदर 35 मिनट और अगर जिज्ञासा है कि सब पढ़ लेना है, सारे टॉपिक एक बार टच करके चलना है, तो फिर मिलते हैं, ठीक है। अब ज्ञानवर्धक के लिए